हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा बोर्ड थ्योरी आगे बढ़ाएंगे लेक्चर। पीछे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट मैंने ड्राइव किए थे, उन रिजल्टों को आगे एक्सप्लेन करेंगे और एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी आइगन वैल्यू की कुछ एप्लीकेशंस पोर्शन पर भी जाएंगे और साथ साथ इसकी सक्सेस कितनी रही थ्योरी की वो भी सब जाऊँगा इसी लेक्चर में। तो इसमें बेसिकली दो रिजल्ट जो हम इससे पहले के लेक्चर में लेक्चर नंबर 40 में मैं डिस्कस कर चुका था, वो दो रिजल्ट थे, उन्हें एक बार फिर से बोल दें सभी। एक था रेडियस का फॉर्मूला, वो था हमारा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड स्क्वायर, और एक वेलोसिटी का फॉर्मूला था, वो कितना था, जेड स्क्वायर। बिल्कुल सही। तुम्हारी आवाज़ आया करेंगी लास्ट में कब, जब इन्हें 10 साल बाद भी वीडियो देखा करोगे, कहीं है ना, थोड़ी बहुत है ना, थोड़ी बहुत। जैसे मेरे पुराने स्टूडेंटों ने कुछ लिखा वीडियो पे तो देख के होते होंगे, ये इसमें लेक्चर में हम भी बैठे हुए थे। तो यहाँ दो एक्सप्रेशंस हमने कैलकुलेट किए। एनर्जी आइगन वैल्यू तक हमें जाना है, कैसे निकालें, दो तरीका है। एक, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लें और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। देखो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। हमने लिखा एक एक्सप्रेशंस mv स्क्वायर अपॉन आर, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसके इक्वल किया गया था। यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ वो पहले बता दूं क्या करना चाहता हूँ। एनर्जी आइगन वैल्यू, ये मेरा टॉपिक है। एनर्जी आइगन वैल्यू ये मेरा टारगेट है निकालने का। तो mv स्क्वायर बाई आर को किसके इक्वल कर दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। यहां से mv स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, कितनी आ गई बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आ गई, इजकल टू जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम सब एक चीज जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अधीन मोशन हो रही है, अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किसका है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। आपसे कहा जाए कि एटम की स्टेबिलिटी के लिए मेजर तौर पर कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस किस के बीच, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनके बीच और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, वो मेजर तौर से रेस्पॉन्सिबल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया। अब जाते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लें। पोटेंशियल एनर्जी हम बच्चों कैसे निकालें कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी माइनस ग्रेडियंट यू। यू यहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और एफ क्या है, फोर्स। तो यहां से हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इजकल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो यहां से डी यू की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी, माइनस एफ डी आर। और u हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दें, r बराबर इंफिनिटी से r तक लाएं। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से उस डिस्टेंस तक लाने में किया गया कार्य, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहां से क्या कर दें, वैल्यू f की वैल्यू पुट कर दें, कितनी थी वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड, हाँ जी, इंटू माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स को एग्जैक्ट लें, डी आर क्या आ गया, u इजकल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये तो प्लस हो गया और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो u का फॉर्मूला ये आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो आ गया एक्सप्रेशन ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ गया? एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ब्रीफ में लिख दिया है, कभी बाद में के ई को भी ये ना समझ पाओ कि ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। और ये तो लिख ही दिया पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देता हूं तुम्हें। शॉर्ट ट्रिक्स इसका कैसे करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि हमें मिनिमम समय में ये रिजल्ट चाहिए, देखो मिनिमम समय में निकालने के लिए तुम्हारे लिए सबसे आसान है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्यों? ये तो सारा बैकबोन ही है बोर थ्योरी का। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको कभी मत भूलो। जैसे इसको करोगे हाफ एम वी स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी निकल गई। पोटेंशियल में मेहनत ना करनी पड़े तो उसका शॉर्ट ट्रिक ले लो। जब हमारा वी आर की पावर एन पर डिपेंड करता है, शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, वी आर हमारा किस पे निर्भर करता है? आर की पावर एन पे। तो टी अपॉन वी की जो वैल्यू होती है वो एन अपॉन 2 होती है। टी यहां काइनेटिक एनर्जी है और वी यहां पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां अगर हम बोर थ्योरी में जाना चाहते हैं तो एन की वैल्यू लेंगे 1। क्यों? पोटेंशियल 1 अपॉन आर पर निर्भर करता है। जब फोर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर का फंक्शन है तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन आर पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू को जब हम -1 ले लेंगे तो ये 1 अपॉन आर पर निर्भरता आ गई सीधी। तो यहाँ से टी, यहाँ पे टी अपॉन वी की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2 हो गई। तो 2t एवरेज तौर पे प्लस वी का एवरेज इक्वल टू 0 होगा। ये इनवर्स स्क्वायर फोर्स पर सदा लागू है ये लो। क्या कहते हैं इसे? स्क्वायरल थ्योरम। दिस इज एप्लीकेबल फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्स। दो जगह लगता है ये। कहां कहां होती है इनवर्स स्क्वायर फोर्स में मोशन? ग्रेविटेशनल लॉ के अधीन। ग्रेविटेशनल फोर्स में जीएफ लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे फोर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर का फंक्शन होता है और वी फंक्शन 1 अपॉन आर का होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां पे भी फोर्स किस पर निर्भर करता है? 1 अपॉन आर स्क्वायर पर। पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होती है? 1 अपॉन आर का। इन पे ये दोनों पे ये लागू है नियम, इसको भूलो मत। देखो इससे फायदा क्या होगा, ध्यान दो। यहां से जैसे हमने रिजल्ट निकाला तो v की वैल्यू यहां से v, ये हमारे पास v सीधा निकल जाएगा -2t। t हमारे पास ये निकल ही रहा है, तो -2 से करोगे तो ये सीधा रिजल्ट आ जाएगा। ये भी मत दिखाओ, पूरा सिंपली आ जाएगा। और दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं इसको t से ग्रोथ करूं और पोटेंशियल एनर्जी को u की बजाय v से दिखा दूं, एक ही बात है, सिंबल हम बदल लेते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से इन दोनों की रेशो को जब हम डिवाइड करेंगे तो t अपॉन वी की वैल्यू -12 आ रही होगी। करके देख लो, इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करो, देखो ये बन रहा नहीं बन रहा। तो 2t प्लस वी कितना हो गया? 0। तो आप पे दोनों विकल्प हैं, इन दोनों को लेके ये वेरीफाई कर सकते हो और इसको लेके ये निकाल लो तो ये निकाल लोगे। आपको कोरिलेट करना चीजों को आना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है काफी। इस पर तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही क्वेश्चन। क्लासिकल में हालांकि मैं लो वेट करूंगा, यहां पे मुझे थोड़ी सी जरूरत थी इसलिए मैंने कर दिया। पहुंचे बच्चों यहां तक? अब हमारे पास ये तो एक्सप्रेशंस किसके लिए था? काइनेटिक एनर्जी के लिए। ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और टोटल एनर्जी हम कैसे निकालें? टोटल एनर्जी E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखो कितनी है? जेडी स्क्वायर अपॉन 8πε0r। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -जेडी स्क्वायर अपॉन, तो यहां से एनर्जी मिल गई हमें कितनी? अपॉन
दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब इसमें आर की जगह पे क्या कर दो, वैल्यू सिंपली इस आर की जगह पे कहां से वैल्यू रख दो, यहां से, यहां पुट कर दो। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, -जे² अपॉन 8πε0, और आर एन कितना रख रहे हो, n² h² अपॉन πm जे²। क्या कर दो बच्चों, क्या मिला यहां से, -m जे² अपॉन 8 ε0² h² और 1/n²। देखो इस टर्म को, पाई को तो किससे कैंसिल आउट कर दो, पाई से, और इस m को ऊपर ले जाओ, इस z को ऊपर ले जाओ, e² को भी ऊपर ले जाओ, इधर यहां से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। देखो कुछ और रह गया, क्यों जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखो इस एक्सप्रेशन को, खास तौर से इस एक्सप्रेशन को, En = -m जे² अपॉन 8 ε0 h² इंटू 1/n²। इसको कभी नहीं भूलना है, ये सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट है। एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ जेड एंड एन। ये दो वेरिएबल हैं। आप कहोगे सर बाकी चीजें आपने क्यों नहीं ली, क्योंकि सारे कांस्टेंट हैं, मास ε0 h e ये सब फिक्स है। क्या जानते हो, m की वैल्यू 9.1 गुणा 10⁻³ kg, इलेक्ट्रॉन का मास, ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 m कैस यूनिट में, E 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम्ब, H 6.62 गुणा 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अगर ये वैल्यू सारी रख देते हैं तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला आता है -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल को किस में बदल दिया, कितना होता है, हाँ जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, -19 मेगा में होते हैं, वो मेगा में है। जानते हो ये फॉर्मूले, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट करने में जितनी वो एनर्जी एक्वायर कर लेता वो इतनी होती है, और 1 मेगा वोल्ट अप्लाई कर दें एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा वो ये होती है। ये मतलब होता है इनका। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो तुम्हें मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें सिखाऊं कि हम डिपेंडेंसी पे जाए हैं। माइनस तो बताता है स्टेबिलिटी को। क्या बताता है माइनस? जब भी एनर्जी माइनस होती है तो सिस्टम बाउंड होता है। एनर्जी नेगेटिव मींस बाउंडेड सिस्टम, बाउंडेड मींस स्टेबल सिस्टम, और एनर्जी पॉजिटिव अनबाउंडेड सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम। इसको कभी ना भूलें।
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम इस थ्योरी को यहां से देखें, यहां पे क्वेश्चंस क्या आते हैं। क्यों कि जब भी आप मैथमेटिक्स डेवलप कर लें, मैथमेटिक्स की हेल्प ले लें, तो फिर ये सोचने लगे क्वेश्चन आएगा क्या और उस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। मुझे उम्मीद यह है कि इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी इस एक्सप्रेशन को निकालने में। बैकबोन इस थ्योरी के दो ही थे, फिर से मैं रिपीट कर दूं। एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल, L बराबर mvr बराबर nh/2, एक बैकबोन क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके इक्वल करना, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ही प्रोवाइड करेगा। तो mv²/r को 1/4πε0 Z इंटू E/r² करना है। ये दो रिजल्टें उसी से पूरा जनरेट होकर आ रही है सारी थ्योरी। अब देखते हैं क्वेश्चन आते क्या है, इन पे क्वेश्चंस क्या आते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस चाहूंगा इस पर डिस्कस करने, लेकिन क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा। मैं खूब सारा स्पेस दे रहा हूं कि जिनके रह गए हैं नोट डाउन करने के लिए कर लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने बोर्ड कवर कर रखा था, हम क्या नहीं ले पाए, स्क्रीनशॉट। जमाना है स्क्रीनशॉट का, उतारने से बढ़िया बच्चे क्या लगाते हैं, स्क्रीनशॉट, है ना। सेट चल रहा सिस्टम, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर, है ना। बच्चे को जैसे तुम काम दे दो कोई, तो क्या पता कहता है सर इसे कौन नोट करेगा, लो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं। वो अलग बात है, वो कई बार स्क्रीनशॉट ही बने रह जाते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट की जो फिजिक्स है वो फिजिक्स नहीं है। और एक बहुत ही रोमांचक किस्सा तुम्हें सुनाता हूं, उसके बाद तो मैं इस पर क्वेश्चन समझाता हूं और फिर तुम्हारा आज का ये जो लेक्चर है दूसरा उसे पूरा खत्म करता हूं। एक हमारे कॉलेज में पुराने लोगों से क्या सीखा वो उसे शेयर करता हूं तुम्हें। बड़ा रोमांचक किस्सा है कि हमारे सीनियर बताया करते थे कि प्रोफेसर रूप किशोर होते थे हमारे कॉलेज में, मेरठ कॉलेज में। सीवी रमन के साथ उन्होंने काम किया और बेसिकली सीवी रमन साहब 2 बार मेरठ कॉलेज आए। शायद पूरे हिंदुस्तान में एक ही कॉलेज ऐसा था जिसमें उन्होंने 2 बार विजिट किया, है ना। तो काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज रहा है और हम भी काफ़ी सम्मानित महसूस करते हैं उसका पार्ट जुड़ के। तो वहाँ का एक रोमांचक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे टीचर हुआ करते थे, वो बताते हैं कि रूप किशोर जी ने कोई टॉपिक दिया लिखने को और कहा कि इस पर आप नोट्स बना के लाएं। नोट्स बना के ले गए टीचर, मेरे भी शिक्षक थे जो रूप किशोर जी से पढ़े। तो वो बताते हैं कि हम लेके गए और उन्होंने जाके दिखाया कि सर ये मैं लिख के लाया हूँ। बस उन्होंने ऐसे घुमाया और फाड़ के पेज और फेंक दिया, बोला सब गलत है। अब कहा फिर से लिख के लाओ, बोले कि बहुत मेहनत से लिखा था। फिर दोबारा लिख के ले गए, दोबारा फिर लिख के ले गए, काफ़ी दिन मेहनत की, फिर से फाड़ के फेंक दिया। अब हम ये सोचने लगे कि यार सर ये पढ़ते भी ना और पहले ही फाड़ के फेंक दें, तो मामला है तो है क्या। बाद में उन्होंने कहा कि फिर से लाओ। तीसरी बार फिर लिख के ले गए, उसमें कुछ और जोड़ा, फिर उन्होंने पढ़ा ध्यान से और पढ़ने के बाद बोले कि हालांकि सुधार की अभी भी इसमें ज़रूरत है। बाद में कहने लगे कि हमें ये नहीं समझ आया कि उन्होंने फाड़ के क्यों फेंका था। बाद में पता चला कि हमें ये उन्होंने बताया, जब हम बाद में पढ़ गए, लिख गए, जॉब में आ गए, तो बाद में कहने लगे कि वो फाड़ के मैं इसलिए फेंकता था कि तुम्हें लिखने की कम से कम 3 बार 4 बार प्रैक्टिस तो हुई। और बाद में पता चला वही क्वेश्चन पेपर में आते थे तो 3-3 4-4 बार जब हम लिख लेते थे तो क्या होता था, वो याद ही हो जाता था। और उसमें मेहनत भी करते थे कि भाई इसमें सर को सुधार चाह रहे हैं तो कुछ और पढ़ें। तो बेसिकली जब टीचर काट देता है बच्चे की कभी कई बार चीज़ों को, तो वो सोच रहा होता बड़ी मेहनत करके लाया था, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि वो काटना बड़ा फायदेमंद है। अब फिजिक्स बच्चों के दिमाग में क्यों नहीं टिकती, स्क्रीनशॉट फिजिक्स पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट फिजिक्स लिखते नहीं, क्या कहते हैं उनका बस चले तो बोर्ड में कॉपी भी ना उतारें, बस यहाँ से फोटो लें और कह दें बस हो गया काम, है ना। स्क्रीनशॉट की फिजिक्स स्थायी नहीं टिकती।
हमारे पूर्वज हमें एक बात समझाते थे और उन पूर्वजों से जो सीखा वो मैं तुम्हें बताता हूं कि आप जब भी चीजों को पढ़ें तो एक ही चीज उसमें रखें कि उसको बार बार लिख के देखें। जो आपके हाथ से बार बार लिख दिया जाता है वो आपके दिमाग में स्थायी तौर से टिक जाता है। पढ़ना आसान नहीं होता, उसे दिमाग में रिटेन रखना भारी होता है। नेट का सिलेक्शन, गेट, पार्क, जेस, टिफर, जेम, आईएएस, पीसीएस, मुझसे पूछो कि कंपटीशन क्यों नहीं निकलते तो मैं कहूंगा सिलेबस वाइड है। और वो क्या होता है, क्वांटम तैयार की, तैयार हो गई। तुम कहोगे सर पूछो, मुझे उम्मीद है आप सुनाने लगोगे। लेकिन जैसे वो 15 दिन बाद फिर से कहा जाएगा कि 15 दिन बाद भाई फिर से बताओ वेव फंक्शन किसका क्या था, अब पता चला हाइड्रोजन का तो कहाँ चला गया, हाइड्रोजन का तो चला गया पार्टिकल बॉक्स में, हार्मोनिक ऑसिलेटर में, और फिर वहाँ ये भी याद ना आता कि हार्मोनिक पोलिनोमियल कहाँ यूज हुआ था। सच बता रहा हूँ मैं। और जिन्हें ये याद आ जाता है उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। दिक्कत क्या होती है, रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए ब्रेन की, सिलेक्शन इसलिए भारी पड़ते हैं। और हम उसमें क्या लेथार्जिक रहते हैं, सर कहते रहते हैं फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करो। बच्चे कह रहे होते हैं कर लेंगे, अभी बहुत समय है, और बाद में पेपर आ जाता है वो याद ही नहीं होते। आप आधा बैटल जीत जाते हैं कब, जब आपको फॉर्मूले याद होते हैं। और दूसरा बैटल जब जीत जाते हैं जब उन फॉर्मूलों का अप्लाइड कंसेप्ट आपको पता है कि इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करें। और तीसरा बैटल आप जब जीत जाते हैं जब आप सकारात्मक रोज पढ़ते हैं। तो जिंदगी इन सारे फैक्टरों से तय होती है। बात समझ गए? मैंने किस चीज पर समझा रहा था इस बात को, कि लिखने की आदत ना छोड़ें। अभी मैं एक आईएएस का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने कहा मैं एक ऑर्डिनरी विद्यार्थी था और वहां से आईएएस बनने का मेरा एक ही क्रेडिट जाता है कि मैं इतना लिखता था कि मेरी सारी उंगलियां सूज जाती थी लिखते लिखते, लेकिन मैं लिखने से फिर भी नहीं रुकता था। बिल्कुल, गंगा सिंह नाम, एकदम एग्जैक्टली। मसल मेमोरी भी होती है, जो हम लिखते हैं ना कभी कभी दिमाग में याद रहता है, लेकिन वो मसल मेमोरी होती है, वो उससे लिखते चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने तो अपनी तैयारी में लिखना ही सीखा। हम तो 3-4 दिन 5 दिन में ही एक मतलब मोटी मोटी कॉपियां भर दिया करते थे, हर चीज लिख लिख के देखते थे। ऐसा नहीं करते थे तुम्हारी तरह। कैसा स्क्रीनशॉट कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल सही से बताया था मैंने। मतलब तुम्हें दिमाग नहीं काम यूज करना पड़े, हाथ अपने आप पकड़ लें कि आगे क्या लिखना है, बस समझो, फिर कौन रोक रहा है। प्रैक्टिस इज द की। चलो जी, पर अभी तुम्हें महान बनना नहीं है, बनना होगा तो जरूर सोच रहे होगे इन बातों पर। एक फॉर्मूला मैंने उठाया, एनर्जी बराबर -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फॉर्मूला उठाया और अब इसके पीछे पड़ जाओ, क्या कितना कुछ पूछा जा सकता है यहां से। पहला क्वेश्चन जो बहुत आसान है, हाइड्रोजन के लिए मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब इस पर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, कितने फ्यूचर स्कोप हैं, वो सब डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन, n बराबर 1 Z बराबर 1 में एनर्जी बताइए। E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी होती है? आप आंसर लगाएंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसी में पूछने लगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो बता दूं मैं तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी इसी के साथ जितनी ये माइनस में इतनी प्लस कर दो, उतनी प्लस। और पोटेंशियल एनर्जी जितनी ये है उसकी दुगनी कर दो, कितनी हो गई? सही लिखा, आंसर आ गया आपका। लाइन लग के आता है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन है पहली ऑर्बिट में घूम रहा है, आप बताएं उसकी एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। जितनी एनर्जी होगी माइनस में होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी प्लस कर दो, और पोटेंशियल एनर्जी जो यहां वैल्यू है उसका ट्वाइस कर दो। साइन नहीं बदलना है, यहां तो साइन बदल माइनस का प्लस करना है, और यहां पे साइन तो यही रखना है, इसका दूना कर देना है। और आंसर चेक करने के लिए फंडा सीख लो, अगर इन दोनों का एडिशन करें तो ये आ जाना चाहिए। आ रहा है? मतलब सुनो क्या है,
कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर पोटेंशियल एनर्जी तय करती है। इसने स्टेबिलिटी जितनी दे रखी थी वो इतनी दे रखी थी -27.2, लेकिन अनस्टेबल कौन कर रही थी? काइनेटिक एनर्जी, वो इतनी करी, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी रही क्योंकि ज्यादा थी इससे। अब भी नहीं समझे बात? ये इसकी फिजिक्स हो गई। जग रहे हो, सो रहे हो? ये ग्राउंड स्टेट का क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही आता है, सबसे सिंपल से, और आगे की स्कोप तक छोड़ूंगा तुम्हें ले जाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसी क्वेश्चन को अब आगे कहां पहुंचेगा? n बराबर 2। और देखो इसी में पता है कैसे कैसे क्वेश्चन कर लिया करो। इसी में बहुत सारी चीजें सोच लो। वेलोसिटी पूछता है, भाई वेलोसिटी बताओ हाइड्रोजन में, तो वो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया था, C/137n होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी C/137 हो जाएगी। C नहीं जानते? अगर ये नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। अब कैलकुलेशन में करने का नहीं, वो तुम जानो। C की वैल्यू 3 × 10⁸ और उसे 137 से डिवाइड कर दो, इतनी वेलोसिटी होगी। अगर L पूछता है तो क्या कहोगे? NH/2π होता है, तो L की वैल्यू को h/2π कहना। कितनी चीज निकाल दी? 5। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी और L। और अगली बात सुनो, तुम ये मत सोचो कि खत्म हुआ काम। कहा टाइम पीरियड निकालो कितना होगा, तो पता कैसे निकालना? T बराबर 2πr/v। क्यों जी, नहीं निकाल लोगे? और रेडियस कितनी पहली ऑर्बिट में? वो रेडियस a0। और वेलोसिटी कितनी? C/137। तो 2 × 3.14 इंटू, तुम्हें पता है मैं क्वेश्चन सोचता नहीं, पहले से मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैं लेक्चर कहां दे रहा हूँ। अब मैं यहां सोच रहा हूं, तुम्हें सिखाता हूं कैसे लेक्चर देते हैं। ऐसे देते हैं लेक्चर कि तुम्हारे सामने चीजें आ गई, रिजल्ट आपने निकाल लिए। अब आपको सोच कर चलना है ये n बराबर 1 z बराबर 1 में कितनी चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं। जितनी कर सकते हैं उन्हें सब ज्ञात कर लो, फिर n बराबर 2 को पकड़ लो, और जब n बराबर 1 और 2 में निकल लो तो फिर इसके लिए तैयार हो जाओ। 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा, तो कैसे करेंगे? बस समझो तुम तैयार हो, फिर क्या दिक्कत है? यही तो चीजें चाहिए। तो टाइम टेकन पता नहीं चला तुम्हें कितना रख दूं? बताओ भाई कितना आया? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तुम जानो कितनी आएगी। मेरा यकीन किस में है? अप्रोक्स पावरों में, पावर में मेरा यकीन है। एग्जैक्ट तो तुम्हें पता ही हो, निकाल लेना, लेकिन मैं एक ऐसा तीर लगाऊंगा और ये तीर मेरा क्या काम कर देगा? नोट बराबर अप्रोक्सीमेटली। काट दो, अप्रोक्सीमेशन में तो काट ही सकते हो, लो काट दो, इसको 1 कर लो, अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। क्यों जी? इसको अप्रोक्सीमेशन में 100 लगा दो तो यहां 10⁻⁸ बन जाएगा यहां से, और यहां से क्यों जी? अप्रोक्सीमेशन है इसमें, नोट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट करना तो एग्जैक्ट निकाल लेना। तुम्हें चिंता ही नहीं हुई, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में 10⁻16 चक्कर लगा देगा इलेक्ट्रॉन। क्यों जी? जो भी आ जाए निकाल तो लोगे ना? नहीं निकाल पाए? अब देखो आंसर, जैसे सपोज किया, देखो आंसर ऐसे आते हैं। कई बार दुख भी होता है क्वेश्चन गलत करने में। यहां पे जैसे कहता है इलेक्ट्रॉन का जो टाइम टेकन है
वो 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड के अप्रोक्सीमेशन में होता है। बी, टाइम टेकन 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड होता है। सी, टी की वैल्यू 10 की पावर 10 सेकेंड होती है। सी और डी, टी जो है वो 10 की पावर 20 सेकेंड होता है। बना दिया क्वेश्चन। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं तुम्हें बताऊं कैसी गलती करते हैं। 10 की पावर 10 सेकेंड लगा दिया, पता है क्या सोच रहे हो, कई साल लगेंगे एक बार राउंड लगाने में, कई साल। कैसे आंसर लगा रहे हो, सोचो, लगा ही नहीं सकते। और ये तो सालों की भी साल तुम सोच लो कितनी पहुंचेंगे, ये लगा ही नहीं सकते। अब तुम पे दो आंसर बचे। अब तुम सोचो कि सर सबसे आसानी से कैसे बताएं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। टाइम टेकन तुम्हें पता चल रहा है R/V जा रहा है। आर का जो ऑर्डर है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का 10 की पावर माइनस 10, वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो 10 की पावर 6-7 तक है। तो ये तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि -16 ही तो आना चाहिए था। तो ये कैलकुलेशन से सब बच जाओगे, एक अप्रोक्सीमेशन। अब आंसर में देखो चालाकी क्या करता है एग्जामिनर। अगर उसने 10 की पावर -16 में चारों आंसर दे दिए, मेरा मेथड फेल हो गया, मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब तुम्हें दो फंडे सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन कब ना करो कब करो। अगर वो 10 की पावर -16 में चारों आंसर दे दे तो फिर कैलकुलेशन करो। अगर वो आंसर 10 की पावर -16 में एक ही मिले और उससे दूर दूर मिले सारे, फिर कैलकुलेशन ही मत करो। अगर तुम ये बात सीख रहे हो तो सही सीख रहे हो। और होशियार कब बन जाओगे, होशियार तब बन जाओगे जब टाइम टेकन इसमें तुमने एग्जैक्ट निकाल लिया। मैं कहूंगा निकाल लेना, जो भी हो निकाल लेना। मैं नहीं बताऊंगा कितना आया, तुम जानो कितना आया, लेकिन फायदा क्या होगा। अगर आपको पता चला फिर n/2 में घुमा दिया उसने, तो आपको यह भी पता है कि टाइम टेकन जो होता है वो n³ पर निर्भर करता है। तो आपको पता चला पहली ऑर्बिट में टाइम टेकन याद ही रखो निकाल के, और फिर दूसरी में पूछे तो 8 टाइम्स कर देना। n/3 में करे तो क्या करना, 27 टाइम्स कर देना। n/4 में करे तो 64 टाइम्स कर देना। तो क्वेश्चन आपका निकलता रहेगा। सीख गए बात, नहीं सीखे। ये सब क्वेश्चंस पेपरों के आए हुए हैं। ये कंपटीशंस में कहीं ना कहीं, चाहे वो IAS में आए, चाहे PCS में आए, चाहे वो लेक्चरर में आए, चाहे प्रोफेसर में आए, चाहे PhD में आए, गेट नेट में आए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आते रहे हैं जहां मैं क्वेश्चन डिस्कशन दे रहा हूं। कितनी सारी चीजें निकालनी तुमने, E काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, L टाइम टेकन, फ्रीक्वेंसी, उल्टा कर देना। अब मैं पता क्या सोच रहा हूं, खड़ा हुआ क्या सोच रहा हूं, तो मैं बताता हूं क्या सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मेरे पास ये डाटा हैं, इन डाटाओं से मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूं। जिस दिन तुम ये सीखना शुरू कर दोगे समझो फिजिसिस्ट होने लगे। और कुछ होता थोड़ी है फिजिक्स में। एक चीज को पकड़ो, दो चीजों को पकड़ो और फिर उनके कितने यूज कर सकते हो वो सारे कर डालो। लेकिन जब दूसरा बता रहा होता है ना तो फिजिक्स आसान लगती है, जब खुद में वो सोचनी पड़ती है तो थोड़ी भारी पड़ती है। लेकिन कोई ऊपर से तो सीख कर थोड़ा ही आता है। चल यहीं सीखते हैं। कहां चले अब, n/2 में चले जाएं। क्या करोगे, एनर्जी की वैल्यू को -13.6/4 कर दोगे। n² होता है ना, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होगी। कितनी आ गई बच्चों, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लोगे, इसका प्लस कर दो इतना ही, यही तो सिखाया है तुम्हें। और पोटेंशियल एनर्जी इसकी दूनी कर दो, कितनी हो गई। वेलोसिटी कितनी कर दो, CZ, Z की जगह 1 ले लो, 137 × 2। कैलकुलेशन तुम अपने आप कर लेना, ये होगी। C तुम जानते ही हो यहां। L कितना हो गया, ये किसके लिए चल रही थी फिजिक्स, GS ग्राउंड स्टेट। ये किसके लिए चल रही है,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड के बाद। बिल्कुल सही, H/π। अब ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, कहेगा एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसका L H/ कितना है, पाई है, और कहता है बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पूछता है उसका एनर्जी कितनी होगी, या पूछेगा इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है। तो L बराबर NH/2 से कंपेरिजन करके n को पहले 2 ले लेना। n को 2 लेते हैं, पता चलेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। n बराबर 2 को फॉर्मूले में रख देना, इसमें है एनर्जी निकल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का तरीका बता ही रखा, क्यों जी। यहाँ पे टाइम टेकन जो आ रहा था, अगर यहां से टाइम टेकन की बात करोगे, अगर यहाँ पावर 10 की पावर -16 आ रही थी, तो अगली बार 8 से मल्टीप्लाई करोगे। कुछ बात सीख रहे हो। अब टाइम टेकन है 10 की पावर -15 सेकेंड का अप्रोक्स में आएगा, कम समझे बात। 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना। टाइम टेकन कैसे चलता है, T प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होता है। तो शुरू में टाइम T था पहली ऑर्बिट में, अगर n बराबर 1 में, तो दूसरी में कितना 8T, अगली बार ऐसे रेशो में चलेगा। तो देख रहे हो, वहां अगर 10 की पावर -16 सेकंड थी, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 10 ले लो, अप्रोक्स से लगाया है मैंने। तो यहां से ये समय बढ़ गया, और बढ़ने का कारण तुमसे इंटरव्यू में पूछेगा। तो क्या करोगे, 2 कारण हो गए, एक रेडियस बढ़ गई, और दूसरा कारण वेलोसिटी कम हो गई, इसलिए टाइम टेकन बढ़ रहा है। समझ रहे हो बात। तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी V L, टाइम टेकन, फ्रीक्वेंसी उल्टी कर दो। सीख गए बात। अब कहता है कि n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पता क्या करना, इसी कहानी को सेकंड या एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचाना, फिर सेकंड एक्साइटेड के बाद फर्स्ट, सेकंड, और फिर थर्ड पे जाना, और कहां तक ले जाना इसे, 4 तक तो कर ही लो। सेम कहानी दोहरानी है। मुझे उम्मीद है कम से कम ज्यादा नहीं है, 5 तक करोगे तो 25 क्वेश्चन तो ये बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, अपने आप ही निकल जाएंगे, क्यों जी। और रेडियस तुम्हें पता ही चल रही होगी। यहाँ रेडियस कितनी है, A0, यहाँ रेडियस कितनी है, 4A0, आगे रेडियस कितनी आने वाली है, 9A0, एंड सो ऑन। कहां पे, ये, हाँ सही है, यहाँ 64 नहीं 27 सही है। थैंक यू। n की वैल्यू है 1 या 2 या 3, और यहाँ n बराबर 4, यहाँ पर T4 कितना, बस। तो यहाँ के आगे के क्वेश्चन बढ़ा लोगे। एक तरीका के क्वेश्चन और देखो, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से हमें n बराबर 2 में पहुंचाना है। 1 से 2 में कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, दोनों का अंतर कर लो, डिफरेंस। n बराबर 1 से n बराबर 2 में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या करो, n बराबर 1 में एनर्जी ले लो, n बराबर 2 में, उनका अंतर कर देना, कितनी आएगी 10.2। और 1 से 3 में पहुंचाना है, हाँ, तो वहां पे एनर्जी जो है उसी प्रोपोर्शनल में करके चलना। ऐसे क्वेश्चन कर लो। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफी बेनिफिशियल कंसेप्ट हैं सारे। यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं, तो केवल मैं यहीं तक डिस्कस करूंगा। अब मेरे पास में क्या है, देखो इसमें 2 हैं तरीके से ले जाने के। अगर मैं एटॉमिक में यहां से जाना चाहता हूं, ये तो मेरा जनरल एक्सप्रेशन से निकल गए, तो मैं फिर ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा समझाऊंगा, ओरिजिन ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो कि मैं तुम्हें कहां पे डिस्कस करूंगा, इस थ्योरी को अप्लाइड। अब इसे नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा से, इसके एप्लीकेशन पोर्शन को पढ़ाऊंगा एटॉमिक में, तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंक्शन सीरीज समझाऊंगा, तो मेरी एटॉमिक पूरी डिस्कस होगी। और दूसरा मेरे पास तरीका क्या होगा कि मैं क्वांटम पे जाऊं,
और पूछूं कि ये तो मेरे बोर्ड ने कहा है ये सब रिजल्ट्स, अब किससे जाके पूछूं? क्वांटम से। कहूं कि बताओ भाई बोर्ड से कितने सेटिस्फाइड हो। जो मेरा लेक्चर कहाँ होगा? कल मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें? यही पढ़ा रहा हूँ कि इस थ्योरी से, इस थ्योरी में और जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी है वो कहां तक रिजेंबल करती है। बात समझ में आ गई? जहां तक बोर्ड थ्योरी की ड्रॉबैक्स हैं, मैं लेक्चर के समापन पर बता दूं, बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं इस थ्योरी की। एक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करती है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स एटम में, हाइड्रोजन लाइक एटम पर तो ये एप्लीकेबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एटम्स जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हों उनको एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या बताती है? ये बताती है प्रोटॉन का असर, लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, उसको डिस्कस ही नहीं करती। एक क्या है कि आगे जाकर आप समझेंगे कि जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं, और एनामोलस जीवान इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। साथ साथ जो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा, इस थ्योरी में क्या कहीं क्वांटम यूज कर ली गई है, कहीं क्लासिकल कर ली गई है। ना तो ये बताया गया कि क्लासिकल यहां क्यों यूज की, यहां क्यों क्वांटम की। एडहॉक एजम्पशंस इसके साथ अटैच हैं और दोनों के मिक्सचर पर निर्भर है। जबकि या तो क्लासिकल डिस्कशन होना चाहिए था या क्वांटम मैकेनिकल होना चाहिए था। तो ये इसके साथ नेगेटिव हैं। एनामोलस जीमान इफेक्ट को ना समझा पाना, स्टार्क इफेक्ट नहीं समझा पाना, जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाना, इंटेंसिटी नहीं समझा पाना, इलेक्ट्रॉन स्पिन के कंसेप्टों को ना समझा पाना, फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन ना कर पाना। लेकिन फिर भी सफलता है इसके साथ कि जो एटम के एनर्जी लेवल्स यहाँ से आते हैं, फ्रैंक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया कि जो बोर कह रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग इस जो हमारे सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशंस दी जा सकती हैं। और ओरिजिन और एमिशन जो हमारी सीरीज बनेंगी उनको जब ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है। तो सफलता और असफलता के बीच जूझती है ये थ्योरी, और काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में भी समर्थ रही, बहुत को नहीं कर पाई। तो मेरा डिस्कशन इस पर एटॉमिक फॉर्म में आगे चलता रहेगा, और क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में यहाँ से हट के क्वांटम पे जाऊंगा। क्वांटम से पूछूंगा कि भाई इन रिजल्टों को बताओ तुम्हारा क्या कहना है, और वहां से पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस है, और जो हम हाइड्रोजन वेव फंक्शन से जनरेट करके लाएंगे वो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है। तो दोनों की रिजेंबलनेस देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।